हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। इससे पहले लेक्चर में हमने किया था बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव, नेचर, स्कोप और डिमांड पढ़ा था। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे। डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड दोनों पढ़े थे। और क्या पढ़ा था? चेंज इन डिमांड पढ़ा था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा और अगर आपको उस चीज़ को पढ़ना है तो प्लीज़ जा करके मेरे चैनल विजिट करिएगा, उसमें आपको आसानी से वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे और एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लॉ ऑफ डिमांड, देखिए ये सारी चीज़ें, और मेरे चैनल में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ। दोनों में ही आपको रीड करने को मिलेगा, नोट्स बनाने को मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई नोट्स चाहिए रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी पे लिखा हुआ है। मैं दोनों में ही आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, डिमांड तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करते हैं। The law of demand is a foundational principle in business economics. ठीक है, it states that change in demand due to own price of commodity। क्या बोल रहा है? डिमांड में चेंज होना ड्यू टू इट्स ओन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। जो कॉमोडिटी है जिसके डिमांड की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके डिमांड में यदि कोई चेंज होता है, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? उस कॉमोडिटी का खुद का प्राइस होगा। जो भी कॉमोडिटी का प्राइस होगा उसका खुद का प्राइस होगा। एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अदर थिंग्स का मतलब क्या है? जो हमने सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े, इंडिविजुअल डिमांड के, मार्केट डिमांड के, जो भी हमने ऊपर में डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, वो सारे फैक्टर्स, वो सारे डिटर्मिनेंट क्या रहेंगे? बोल रहे कांस्टेंट रहेंगे, यानी उसके वजह से कोई भी इफेक्ट आपको डिमांड में देखने को नहीं मिलेगा। डिमांड में सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट होगा तो किस कारण से होगा? कॉमोडिटी का जो खुद का प्राइस रहेगा, केवल और केवल उसकी वजह से ही डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा और डिमांड इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। तो इसी को ही, ये जो हमको लॉ बताया गया है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। फिर देखिए आगे क्या लिखा है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स ऑपोजिट रिलेशनशिप बोल रहे हैं। ठीक है, किनके बीच में? बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी के प्राइस और एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, उसकी जो क्वांटिटी होगी, जितने प्राइस में उसको क्वांटिटी मिल रही होगी, उस प्राइस और उस क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब क्या होगा? अगर कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि आपको ज़्यादा पैसे में कम क्वांटिटी मिलेगी। और इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? यदि कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, तो क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि आप कम प्राइस में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अपोजिट रिलेशन हुआ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, क्या वही सेम चीज़ लिखी हुई है? अगर प्राइस ऑफ गुड्स राइज होता है, इट डिमांड्स फॉल, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? वो डिमांड फॉल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसका वाइस वर्सा कर दीजिए। एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स, यदि प्राइस फॉल हो जाएगा तो इट डिमांड राइजेस, उसका डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लॉ है, ये जो हम लिखते हैं प्रॉपर, इसको आप लोग क्या बोलते हो? लॉ ऑफ डिमांड बोलते हो। सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी पे भी लिखी हुई है, मैं आपको एक बार पढ़ देती हूँ। मांग का नियम व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। यह नियम बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा के बीच उल्टा उल्टा यानी विपरीत संबंध होता है। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप लोग देखिएगा, जब भी लॉ बनता है ना तो उसके साथ कुछ उसके एजम्पशंस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ भी लॉ बनता है, जिस भी सब्जेक्ट में लॉ बनता है, उसके कुछ एग्जाम्पशंस होते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड के हमने एग्जाम्पशंस देख लेते हैं क्या हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है आपको? अच्छा, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर दिस लॉ टू वर्क, इस लॉ को काम करने के लिए सर्टेन फैक्टर्स मस्ट रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, जैसे कि आपको लॉ में भी बताया गया, जो अदर फैक्टर्स रहेंगे उनको रिमेन कांस्टेंट रहना पड़ेगा, अनचेंज रहना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड एजम्पशंस बनाए गए हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है कंज्यूमर इनकम स्टेज द सेम।
कंज्यूमर इनकम जो रहेगा, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स में जो हमने पढ़ा था इनकम ऑफ कंज्यूमर, वो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे इनकम, कंज्यूमर की जो इनकम होगी वो ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज हो रही होगी, उसका कोई भी इफेक्ट हमारे डिमांड पे नहीं पड़ेगा। सेकंड दिया है कंज्यूमर टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस डू नॉट चेंज। जो कंज्यूमर का टेस्ट होगा, हैबिट होगा, प्रेफरेंस होगा, वो भी बिल्कुल अनचेंज रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। इनके वजह से कोई भी इफेक्ट हमारे डिमांड पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, रिलेटेड गुड्स जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये दोनों के डिमांड भी ये दोनों के प्राइस भी कांस्टेंट रहने वाले हैं, इनका भी कोई इफेक्ट डिमांड पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस। क्या बोल रहा है कि जो कस्टमर को एक्सपेक्टेशन रहता है ना कि फ्यूचर में प्राइस कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से डिमांड में इफेक्ट पड़ता था, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की, वो भी बिल्कुल यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाएगी फ्यूचर में चेंज होने की, कम होने की या ज़्यादा होने की, किसी प्रकार का कोई एजम्पशंस नहीं रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हिंदी में मैं आप लोग को एक बार पढ़ के बताती हूँ। उपभोक्ता की आय में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, आदत और पसंद नहीं बदलनी चाहिए। संबंधित वस्तुओं, स्थानापन्न और पूरक सामान की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। भविष्य में कीमत बदलने की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, ये इसके अजम्पशंस हो गए। अब मैं आप लोग को बताती हूँ उससे रिलेटेड डायग्राम और शेड्यूल आप लोग एग्जाम में कैसे बना सकते हैं। देखिए, जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ पीडीएफ में, वो मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए, आपका एक बेस बन जाए। लेकिन आप जब एग्जाम में लिखोगे तो सिर्फ इतना लिखना इनफ नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी आप मेंशन करोगे। मैं आपको बताऊंगी कैसे। फिलहाल हम लोग शेड्यूल पढ़ते हैं और डायग्राम पढ़ते हैं। शेड्यूल में दिया हुआ एक साइड में प्राइस दिया हुआ है, दूसरे साइड क्वांटिटी दिया हुआ है। प्राइस जब 60 था कॉमोडिटी का, तो क्वांटिटी उसको 50 मिल रही थी। जब प्राइस 50 हुआ तो क्वांटिटी 70 मिल रही थी। जब प्राइस 40 हुआ तो क्वांटिटी उसको 100 मिल रही थी। जब प्राइस 30 हुआ तो क्वांटिटी कितनी, 150 यूनिट्स मिल रही थी। जब प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी कितनी, 200 मिल रही थी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्राइस कंटिन्यूसली क्या होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है, फॉल होते जा रहा है। और उसके साथ साथ क्वांटिटी पे क्या असर पड़ रहा है, डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है कि उसका जो है बढ़ते जा रहा है डिमांड। ठीक है, उसी सेम चीज़ को शेड्यूल में डायग्राम में बनाया गया है। इसी प्रकार से आप लोग डायग्राम बनाए हो। यदि प्राइस 60 है तो आप उसको क्वांटिटी डिमांड के 50, यहाँ पे एक जो है ज़ीरो मिसिंग है, उसको आप लोग लगा लीजिएगा जब आप खुद नोट्स बनाएंगे। तो ये 5 की जगह 50 होगा, 7 की जगह 70 होगा, 10 की जगह 100 और 50 की जगह 150, 20 की जगह 200 होगा। तो देखिए 60 को हम लोग मिलाएंगे किससे, 50 से मिलाएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड से। तो ये पहला पॉइंट हमारा ए बन गया। फिर 50 प्राइस को हम लोग 70 क्वांटिटी से मिलाएंगे तो बी पॉइंट बन गया। 40 प्राइस को हम लोग 100 क्वांटिटी से मिलाएंगे तो सी पॉइंट बन गया। 30 प्राइस को 150 क्वांटिटी से मिलाएंगे तो डी पॉइंट बन गया। 20 प्राइस को हम लोग 20 प्राइस को हम लोग 200 क्वांटिटी से मिलाएंगे तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, ई बन गया। जब ये पॉइंट्स को आप एक साथ मिलाएंगे तो आपको एक सीधी लकीर मिलते दिखाई देगी, जिसको हम लोग सीधी लकीर तो नहीं, डाउनवर्ड लाइन दिखाई देगी आपको, जिसको आप लोग डिमांड कर्व बोलते हो। क्या बोलते हो, डिमांड कर्व बोलते हो। इसी प्रकार से शेड्यूल से मिलाते हुए आपको डिमांड आपको एग्जाम में बनाना होगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको ओरली बताया, उसको प्रॉपर आप नीचे में उसका कंक्लूजन लिख सकते हो, उसको पूरा तरीके से मेंशन कर सकते हो कि जब प्राइस आपका 60 था तो क्वांटिटी उसमें कंज्यूमर को 50 को यूनिट्स की मिलती थी। जब प्राइस 10 रुपये कम होकर के 50 हुआ तो उसको क्वांटिटी 20 यूनिट ज़्यादा मिलने लगी, 70 यूनिट्स मिलने लगी। तो जो मैंने अभी आपको ओरली बताया ना कि आपको पॉइंट ए मिला, पॉइंट बी मिला, पॉइंट सी कैसे मिला, डी कैसे मिला, ये सारी चीज़ों को आप अपने आंसर में मेंशन करिएगा, तब जा कर के ये आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए हिंदी के लिए डायग्राम सेम यही चीज़ रहेगी, सारी चीज़ें यही रहेगी, प्राइस, क्वांटिटी और उसका जो है डायग्राम ऐसा ही रहेगा। और लिखने के लिए भी वैसे ही रहेगा जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, अच्छा
इसके बाद देखते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड तो आप लोग समझ गए। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड में चेंज होना, क्वांटिटी डिमांड में चेंज होना, किसके कारण से? उसके ओन प्राइस के कारण से ही चेंज होना, ठीक है। किसके कारण से? जो उसका जो कमोडिटी का खुद का प्राइस है उसके वजह से ही डिमांड में आपको चेंजेस दिखाई देने को मिल रहे हैं, और जो दूसरे फैक्टर्स है उसकी वजह से कोई चेंजेस दिखाई देने को नहीं मिल रहे हैं। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके एक्सेप्शंस का मतलब होता है, यहाँ पे हिंदी में लिखा होगा एक्सेप्शन, सॉरी हिंदी में इसी के साथ में ही लिखा है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। लॉ ऑफ डिमांड कौन से ऐसे कारण होंगे, कौन सा ऐसा सर्कमस्टेंसेस रहेगा जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। यानी कि प्राइस के घटने या बढ़ने की वजह से डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा होगा। कहने का मतलब ये, शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम लोग, कहाँ पे कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जहाँ पे प्राइस बढ़ेगा भी या घटेगा भी तो भी डिमांड में किसी प्रकार का आपको चेंजेस दिखाई नहीं देगा। जो डिमांड है वो या तो कांस्टेंट रहेगा या तो वो बढ़ेगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? प्राइस के वजह से कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि लॉ ऑफ सॉरी डिमांड जो है आपका कांस्टेंट रहने वाला है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है, ऐसी चीज़ें हम लोग, ऐसे केसेस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द एक्सेप्शंस to the law of demand refers to situations where the law does not apply। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे इसका जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड है, वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इन दिस केसेस द इनवर्स रिलेशनशिप फेल्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनके बीच में वो यहाँ पे काम नहीं करता है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। यानी कि प्राइस के कम या बढ़ने की वजह से कोई भी डिमांड पे असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड ऑल्सो राइजेस। देखिए यहाँ पे क्या होगा? प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड भी यहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप आप नहीं देखोगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि क्या मतलब हुआ? प्राइस यदि बढ़ रहा है तो डिमांड भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जब प्राइस आपका फॉल हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स डिमांड्स ऑल्सो फॉल। तो जब प्राइस भी आपका फॉल हो जाएगा तो आपका डिमांड भी क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आपको इनवर्स रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा होगा। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? दिस क्रिएट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो आपका जो डायग्राम बना वो कैसे स्लोपिंग डाउनवर्ड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डिमांड कर्व जो है ऊपर से नीचे की ओर, लेफ्ट टू राइट हमको डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाई दे रही है। अगर आपके एग्जाम में आता भी कि डिमांड कर्व कैसा है तो आप लोग क्या लिखोगे? राइटवर्ड स्लोपिंग डाउन, राइटवर्ड स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है। क्या लिखोगे? राइटवर्ड जो है ये डाउनवर्ड फॉल होता है, लेफ्ट टू राइट स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? जब आपका एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड रहेगा तो क्योंकि ये कोई केस नहीं रहेगा कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं, तो जो इसका डिमांड कर्व बनेगा वो क्या बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। यानी कि आपको लेफ्ट से राइट की ओर ये नीचे से ऊपर जाते और दिखेगा, ठीक है। क्लियर है? ये चीज़ आपको एग्जाम में पूछ सकती है कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का किस प्रकार से कर्व बनेगा। तो आप लोग याद रखिएगा कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग डाउन डिमांड कर्व बनेगा, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, पहला केस कौन सा है? सबसे पहले देखिएगा गिफन गुड्स। गिफन गुड्स, इसको गिफन गुड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि गिफन, प्रोफेसर गिफन ने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए इसको गिफन गुड्स बोला जाता है, ठीक है। दिस आर हाईली इंफीरियर एसेंशियल गुड्स लाइक ब्रेड, राइस और कोर्स ग्रेन्स consumed by low income families. When their price rises, poor consumers can no longer afford expensive substitutes item like meat,
Consequently, they must spend more of their income on the basic food items, increasing its demand despite the price hike. ठीक है, मैं आपको उसको शॉर्ट में समझाती हूँ। गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं या ऐसे चीप प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका यदि प्राइस कम भी कर दिया जाए ना तो भी डिमांड में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको इसको सही सही एग्जांपल अगर बताऊं तो आप लोग देखे होंगे कि कई बार शॉप्स में जो भी दुकानें होती है, एग्जांपल लेते, कोई अगर साड़ियों की शॉप है, ठीक है, साड़ियों की शॉप है, तो उस साड़ी की शॉप ने क्या किया, 3 डेज सेल निकाला। ठीक है, उसने क्या एक स्कीम निकाली, 3 डेज सेल निकाली। जो साड़ी है उसकी दुकान में 1,000 या 1,500 की होगी, उसको उसने क्या बोला, मैं 300-400 रुपये में इस साड़ी को दे दूंगा। तो जब सेल लगेगा, ठीक है, उसने क्या किया, उस प्रोडक्ट का प्राइस एकदम ज़्यादा चीप कर दिया। क्या कर दिया, चीप कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या सोचोगे कि भाई कुछ तो डिफेक्ट होगा जो वो 1,500 की साड़ी को हमको 300-400 रुपये में देने के लिए तैयार है। हर कस्टमर ऐसे ही सोचेगा कि भाई 1,500 की साड़ी को कोई 300-400 रुपये में क्यों देगा, ज़रूर उसमें कोई डिफेक्ट होगा, ज़रूर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, तभी जा करके वो दुकान वाला जो है वो सेल लगाया है और 300-400 रुपये में साड़ी निकालने की कोशिश कर रहा है। तो गिफन गुड्स का यही मतलब होता है कि ऐसे चीप गुड्स, ऐसे इन्फीरियर गुड्स जिनका प्राइस आप कम भी कर दोगे तो भी डिमांड आपको बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगी या उस पर बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट दिखाई नहीं देगा। क्लियर है, ये आपका गिफन गुड्स हो गया। सेम हिंदी पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट है आपका स्टेटस सिंबल गुड्स। ठीक है, वेबलन गुड्स या फिर स्टेटस सिंबल गुड्स, इसको हिंदी में क्या बोला जा रहा है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। क्या बोला जा रहा है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। ठीक है, नेम्ड आफ्टर इकोनॉमिस्ट थॉरसन वेबलन, दिस आर लग्जरी गुड्स। देखो इसको किसने दिया है, थॉरसन वेबलिन, इकोनॉमिस्ट थॉरसन वेबलिन ने दिया हुआ है, इसको आप लोग याद रख सकते हो। दिस आर लग्जरी गुड्स लाइक डायमंड्स, लग्जरी कार्स और डिजाइनर वॉचेस, डिजाइनर वॉचेस। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, स्टेटस सिंबल गुड्स का मतलब आप लोग कहीं ना कहीं नाम से समझ पा रहे होंगे कि ये ऐसे गुड्स होगा जो आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता होगा। ठीक है, क्या करता होगा, आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता होगा कि आप लोग कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका हाई है, आप किस प्रकार से सोसाइटी में रहते हो, आपका स्टेटस कैसा है आपके सोसाइटी में, हाई सोसाइटी में स्टेटस कैसा है, उस चीज़ से रिलेटेड गुड्स है। जैसे कि हमने देखा लग्जरी गुड्स, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, लग्जरी आइटम में जैसे डिज़ाइनर वॉचेस होते हैं, जो ब्रांडेड वॉचेस होते हैं, जो कार्स होती है, बड़ी बड़ी लग्जरियस कार होती है, उनकी बात आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जो गुड्स होते हैं ना, इनको हम लोग क्या करते हैं जनरली अपने स्टेटस के लिए यूज़ करते हैं कि हाँ जितनी बड़ी कार होगी उतना हमारा रुतबा होगा सोसाइटी में, जितने हम डायमंड नेकलेस शादियों में पहन के जाएंगे, फेस्टिवल में पहनेंगे, उतना ही हमारा रुतबा बढ़ेगा, उतना ही हमारा प्रतिष्ठा बढ़ेगा। ये सोच करके लोग उसको कंज्यूम करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखिएगा, कंज्यूमर्स बाय देम प्रिसाइसली बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। कंज्यूमर उसको क्यों परचेज करते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। टू शो ऑफ देयर सोशल स्टेटस, अपना जो सोशल स्टेटस है उसी को ही शो ऑफ करने के लिए ऐसे गुड्स को, ऐसे लग्जरी गुड्स को परचेज किया जाता है। इफ दिस आइटम्स बिकेम चीप देयर प्रेस्टाइज वैल्यू ड्रॉप्स एंड देयर डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर इन आइटम्स का वैल्यू चीप हो जाएगा, अगर इनकी दाम कम हो जाएगी, समझ लीजिए डायमंड का प्राइस कम हो जाता है, गोल्ड का प्राइस कम हो जाता है, तो क्या आप उसको परचेस करने जाओगे, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, हर व्यक्ति अगर डायमंड पहनने लगा शादी में तो आप उस चीज को शो नहीं कर पाओगे, आपका स्टेटस कैसे रिप्रेजेंट होगा, आप उसको कैसे बताओगे कि हाँ हम हाई क्लास सोसाइटी से आते हैं या हमारा जो स्टेटस है वो आम लोगों से बढ़ करके है, आप उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, इन जो चीजों का है अगर कितना भी प्राइस बढ़ता है तो भी कंज्यूमर इसको खरीदने के लिए जाते हैं, तो भी इसका जो डिमांड है वो हमेशा इंक्रीज ही रहता है। कहने का मतलब ये है, अगर गोल्ड का डिमांड बढ़ भी जाता है तो भी लोग उसको परचेज करते हैं। ठीक है, अगर डायमंड का डिमांड प्राइस बढ़ जाता है तो भी उस चीज़ की डिमांड की जाती है कस्टमर के द्वारा। क्यों, क्योंकि ये उनके स्टेटस को दर्शाता है, उनके सोशल स्टेटस को दर्शाता है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया, अगर प्राइस बढ़ा तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होना
चाहिए था, डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम एक्सेप्शंस की बात करें तो यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी आपका डिमांड साथ साथ बढ़ रहा है। क्लियर है? सेम चीज़ें हिंदी पे लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है फियर ऑफ शॉर्टेज और प्राइस राइज इन फ्यूचर। ठीक है, फियर ऑफ शॉर्टेज का डर होना, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आने वाले समय में हो सकता है मार्केट में हमको टमाटर नहीं देखने को मिलेगा, हो सकता है मार्केट में हम लोग को प्याज नहीं देखने को मिलेगा, या फिर हम बोलते हैं कि पेट्रोल जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसके यूजेस से पेट्रोल हो सकता है आने वाले समय में मार्केट से कम हो जाए, या हम पानी के लिए भी ये चीज़ बोलते हैं। और क्या बोल रहा है, प्राइस राइज इन फ्यूचर, या फिर फ्यूचर में प्राइस राइज होने का जो हमने एक्सपेक्टेशन करते हैं उसके वजह से भी डिमांड में कैसे प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, भविष्य में कमी या कीमत बढ़ने की आशंका, इफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट दैट अ कमोडिटी विल बी स्कार्स और इट्स प्राइस विल स्काई रॉकेट। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, समझिएगा बात को। अगर एक कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई एक कमोडिटी है, कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक गुड है जो फ्यूचर में आने वाले समय में उसका शॉर्टेज हो सकता है, स्कैर्स हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको आज ही जल्दी जल्दी खरीद लेगा। समझ लीजिए मार्केट में एक न्यूज़ आता है कि मार्केट में एक न्यूज़ आता है कि भाई 2 दिन बाद से पेट्रोल जो है मार्केट में नहीं मिलने वाला है, पेट्रोल की जो है क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई है, पेट्रोल मार्केट में हो सकता है नहीं मिले, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि आप सब आज के डेट में वर्किंग पीपल है तो उनको ट्रैवल तो करना ही है, ट्रांसपोर्ट यूज़ करना ही है, पेट्रोल का यूज़ तो पड़ेगा ही, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आज ही पेट्रोल खरीदना शुरू कर दोगे। जहाँ पे आप 2 लीटर पेट्रोल खरीदते हो वहाँ पे आप क्या करोगे, 10 लीटर 12 लीटर खरीद करके स्टोर करने की कोशिश करोगे, ताकि जो भविष्य में शॉर्टेज होने वाली उसका सामना आपको ना करना पड़े। तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ भी गया उस प्रोडक्ट का। ठीक है, अब देखो प्राइस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कल की डेट में वो खत्म होने वाला है, तो जो सेलर भी होगा वो क्या करेगा, पेट्रोल का दाम को बढ़ा देगा। तो पेट्रोल का दाम आज की डेट में बढ़ भी गया, उसके बावजूद भी कस्टमर उसको खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में उसकी शॉर्टेज होने वाली है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो गया। क्लियर है? यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में ड्यूरिंग वॉर, पेंडेमिक्स और स्ट्राइक्स दे विल पैनिक बाय टुडे, दे परचेज मोर यूनिट्स इवन इफ द प्राइस इज करेंटली राइजेज। अगर पेंडेमिक का भी कोई समय है, कोई वॉर का भी समय है, तो ऐसे समय में जैसे हमने अभी देखा था जब वॉर चल रहा था हमारा, तो तेल की कमी हो गई थी, पेट्रोल की कमी हो गई थी, गैस सिलेंडर की कमी हो गई थी, तब हमने क्या किया, उस चीज़ को आज की डेट में जल्दी जल्दी खरीदना चालू कर दिया, हमने तेल को जल्दी जल्दी खरीदना चालू करा, क्योंकि अगर आने वाले समय में नहीं मिलता है तेल का पैकेट तो हम खाना कैसे बना पाएंगे, पेट्रोल अगर नहीं मिलता है तो हम आना जाना कैसे करेंगे। ये सोच करके क्या किया हमने, बहुत जल्दी जल्दी उसको परचेज करना शुरू कर दिया। आज के पीरियड में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो गया। सेम चीज़ हिंदी पे लिखी हुई है। फोर्थ देखिए क्या दिखा हुआ, क्या दिया हुआ है, इग्नोरेंस और जजमेंट ऑफ क्वालिटी बाय प्राइस। क्या है, इग्नोरेंस और जजमेंट ऑफ क्वालिटी बाय प्राइस। ठीक है, यानी जो क्वालिटी होगा उसको प्राइस से हम लोग जजमेंट करते हैं। बताऊंगी मैं आगे आपको। हिंदी में क्या दिया हुआ है, उपभोक्ता की अज्ञानता, उपभोक्ता की जो अज्ञानता रहती है, कीमत से गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। Sometimes buyers judge the quality of a product purely by its price tag, assuming high price means better quality। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उपभोक्ता, उसको हर प्रकार के प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट की नॉलेज उसको नहीं भी होती, कोई प्रोडक्ट की नॉलेज उसको बहुत ज़्यादा भी होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, जब उपभोक्ता के पास पूरा नॉलेज नहीं होता है, समझ लीजिए उसके पास मार्केट का नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी भी प्राइस में कोई भी क्वांटिटी खरीद के ला सकता है। जैसे हमारे साथ होता है ना कि आजकल बहुत लोग बार्गेनिंग स्किल नहीं जानते हैं। ठीक है, बार्गेनिंग स्किल नहीं जानते हैं, मार्केट में कौन से कमोडिटी का क्या प्राइस चल रहा है, सब्जियों का क्या भाव चल रहा है, फलों का क्या भाव चल रहा है, प्राइस चल रहा है, ये हमको नहीं पता होता। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे घर में हमको बोलेंगे पेरेंट्स कि जाओ 1 किलो सेब लेकर के आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, बिना बार्गेनिंग करे, बिना मार्केट में और दूसरे शॉप्स में रेट पता करे बदले
करे बिना हम लोग क्या करेंगे, एक जो शॉप में जाएंगे जहाँ पे हमको बोलेगा कि हाँ 200 रुपये किलो है या 250 रुपये किलो, उसको हम लोग क्या करेंगे, परचेस करके ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हमको उतना ज्ञान नहीं है, हमको अभी उतना नॉलेज नहीं है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट कैसा होता है, उसका प्राइस कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उसमें कितनी क्वांटिटी मिलनी चाहिए, इस चीज़ का हमको अभी फुल नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो जाते हैं, क्योंकि कितने भी प्राइस में हम लोग क्वांटिटी खरीदने को यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई प्राइस मीन्स बेटर क्वालिटी। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है, जो प्रीमियम प्राइस में जो प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं, उनके लिए हमारे क्या थॉट्स रहते हैं, कंज्यूमर के क्या थॉट्स रहते हैं कि भाई अगर ये जो टी शर्ट है जो हमको 200 रुपये में मार्केट में मिल जाता, वो अगर 999 के प्राइस में दे रहा है तो ज़रूर उसमें कोई बात होगी, ज़रूर उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर होगा, जो बाकी प्रोडक्ट्स है उसको डिफरेंट बनाता होगा, कुछ तो इसमें अलग बात होगी जो उसको इतना महंगा बनाता है, जो उसको इतना प्रीमियम बनाता है। यही सोच करके हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को खरीद लेंगे। ठीक है, यही चीज़ हम लोग करते हैं ना, सेम वही चीज़ लिखी हुई है, हाई प्राइस मीन्स बेटर क्वालिटी। इस थॉट के साथ साथ भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस इग्नोरेंस दे बाय मोर ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस एंड अवॉइड चीपर वर्सन। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, सेम वही चीज़ लिखी हुई है, अज्ञानता की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से हम लोग हाई प्राइस में ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने की कोशिश कर लेते हैं, बिना ये जाने कि उसके और भी कोई रेट है क्या मार्केट में, कोई दूसरे शॉप में क्या वो कम में मिल रहा है, ये जाने बिना, देखे परखे बिना हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद के ले आते हैं। सेम चीज़ हिंदी पे लिखी हुई है, कई बार ग्राहक, ये आप खुद पढ़ सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट आपका दिया हुआ है 5th नंबर का, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं, नाम से ही आप समझ सकते हो, जो लाइफ की नेसेसिटीज होंगी आपकी, उसके लिए तो आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपके पास, आपका तबीयत अगर ख़राब है और मेडिसिन कितनी भी महंगी हो, ट्रीटमेंट कितना भी महंगा हो, या फिर इंजेक्शंस कितने भी महंगे हो, आप उसको परचेस करोगे ही करोगे, क्योंकि वो आपकी नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो जाएगी करंट पीरियड में, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। समझ लीजिए जैसे कि कोविड आया था, तो कोविड में कोविड के इंजेक्शंस कितने भी महंगे हो, वैक्सीन कितनी भी महंगी, उनका ट्रीटमेंट कितना भी महंगा हो, हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी दवाई लेने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड हो गया, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। क्या लिखा हुआ है, गुड्स लाइक इमरजेंसी मेडिसिन, सॉल्ट और बेसिक मिल्क सप्लाईज। क्या क्या एग्जांपल दिया, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन हो, सॉल्ट भी हमारा नेसेसिटी में ही काउंट होता है, और बेसिक मिल्क हो, सप्लाईज डू नॉट फॉलो द लॉ। तो ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती, कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो इन सारी चीज़ के बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती, कहीं ना कहीं अगर हमको ज़रूरत है तो हमको उस चीज़ को खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। If a life-saving drug doubles in price, patient cannot reduce its consumption. They will still buy the exact quantity needed. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर कोई लाइफ सेविंग ड्रग है जो कि डबल प्राइस में ही आपको मिल रहा है, जैसे कभी होता है ना, जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ, अगर आपके अंदर खून की कमी हो गई, आपको खून चाहिए रहेगा, तो अगर कोई खून आपको डबल दाम में भी दे रहा है तो भी आप उसको खरीद लोगे। क्यों खरीद लोगे, क्योंकि वहाँ पे आपके जान से बढ़ करके कुछ नहीं है, वो आपकी उस समय नेसेसिटी हो जाती है लाइफ की। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज बोला जा रहा है कि पेशेंट कैन नॉट रिड्यूस इट्स कंजप्शन, वो उसका कंजप्शन रोक नहीं सकता, कम नहीं कर सकता। दे विल स्टिल बाय द एग्जैक्ट क्वांटिटी नीडेड, उसको उतना क्वांटिटी ही चाहिए होगा और उतना ही क्वांटिटी उसको परचेस करना पड़ेगा और वो खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं किया। तो ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी कोई और डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर उस डाउट को क्लियर करूँगी। यहाँ पे कुछ चार्ट्स भी दिए हुए हैं, देखो जब आप एग्जाम में अपने कुछ इस प्रकार से चार्ट्स को यूज़ करते हो या डायग्राम के हिसाब से या चार्ट बना करके उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो ना, आपको कहीं ना कहीं टीचर खुश होकर के ज़्यादा
नंबर ही देता है, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ आप इस पेपर को लिखने के लिए काफ़ी माइंडफुल हो, काफ़ी थॉटफुल हो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, सेम चीज़ें दी हुई है, वेबलेंट गुड्स, गिफन गुड्स, नेसेसिटीज ड्यूरिंग इमरजेंसी, सीजनल गुड्स, सीजनल गुड्स भी हमने पढ़ा हुआ है पहले। राइट साइड में देखिए क्या दिया है, गिफन गुड्स दिया है, वेबनल गुड्स दिया है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ दिया है, क्रस्टल एक्सपेक्टेशंस दिया है, इग्नोरेंस दिया है, इमरजेंसी दिया है, स्पेक्यूलेटिव गुड्स दिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो गई। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 हो जाता है कंप्लीट बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगी यूनिट 2 पढ़ाना, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूटिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लग रही है, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।